बेटा आज की क्लास में एलपीजी वाले चैप्टर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में ये टॉपिक थोड़ा सा नया ऐड हुआ है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है नया ही होगा क्योंकि डिमोनेटाइजेशन भी एक नया ही टॉपिक है हमारे लिए। ठीक है, तो ये डिमोनेटाइजेशन आपने वैसे ऊपर से तो आप सबको बताया क्या था सर, इसके अंदर नोटबंदी करी गई थी, उसके बाद उसकी जगह नए नोट्स निकाले गए थे। ठीक है, उसे बोला गया था डिमोनेटाइजेशन। अब उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम कि डिमोनेटाइजेशन बेसिकली हुआ क्या। कहता है व्हेन अ करेंसी इज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स लीगल स्टेटस एंड रिप्लेस विद अ न्यू करेंसी इट इज नोन एज अ डिमोनेटाइजेशन। कहता है जब एक करेंसी को वैल्यू को लीगली खत्म कर दिया जाता है और उसकी जगह क्या लेके आया जाता है, एक दूसरी करेंसी को लेके आया जाता है, उस टर्म को क्या बोला जाता है बेटा, डिमोनेटाइजेशन बोला जाता है। कहता है इट इज ऑल्सो इंटरप्रेट एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। कहता है ये एक तरीके से गवर्नमेंट की ये चेतावनी भी होती है कि अब आप जो टैक्स की चोरी कर रहे हो या टैक्स से बच रहे हो, आपको इससे बचने नहीं दिया जाएगा। बेसिकली डीमोनेटाइजेशन का अगर कंक्लूजन निकाले सारा, तो डीमोनेटाइजेशन करने का कंक्लूजन था ब्लैक मनी को बाहर निकलवाना। यही था मेन मोटिव था उसका। ब्लैक मनी कौन सी होती है सर? वो पैसा जिसके ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, यानी गवर्नमेंट से छुप के कमा रहे हो आप, उसे ही तो ब्लैक मनी कहा जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये रीजन कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया announced the demonetization of November 8, 2016 with profound implication for the Indian economy. The government decided that two largest denomination notes, rupees 500 and 1000, were demonetized with immediate effect, ceasing to be legal tender except for a few specified purpose such as paying utility bills. गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 8 नवंबर 2016 से बिल्कुल उसी टाइम इफेक्ट से क्या कर दिया गया, 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। और ये कहा गया कि अगर आप उसका यूज करने चाहते हो तो सिर्फ यूटिलिटी बिल्स, यानी बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, फोन का रिचार्ज हो गया, ऐसी जगह पे आप क्या कर सकते हो, उसका यूज कर पाओगे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, फिर कहता है this led to the 86% of the money in circulation bill the people of India had to deposit the invalid currency in the banks, which came along with the restrictions placed on the cash withdrawal. अब गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या निकाला था कि जिसके पास भी 500 और 1000 के नोट्स हैं वो सारे कहाँ पे जमा कर दो, आप आगे बैंकों के पास जमा कर दो। और अगर आपको उसको निकालना है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन ये, आप 4000 से ज्यादा कन्वर्ट नहीं करा सकते थे या विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कंट्रोल corruption, counter offering the use of high denomination notes for illegal activities, and especially the increase of black money generated by the income that has not been paid to the tax authorities. गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या था इसके पीछे कि जो करप्शन चल रहा है उसको रोका जाए, वो ब्लैक मनी जो कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि हमारे समाज में कितना काला धन घूम रहा है जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जा रहा, उसको बाहर निकाला जाए। इस रीजन से क्या किया गया था बेटा, डिमोनेटाइजेशन किया गया था। कहता था रीजन बिहाइंड टेकिंग द स्टेप ऑफ डिमोनेटाइजेशन आर एज फॉलो। सबसे पहला रीजन क्या था उसका, टू कर्ब द सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इकोनॉमी। देखो मैंने आपको बताया भी था, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, इकोनॉमी के अंदर ना फेक नोट्स भी बहुत चल रहे थे, नकली नोट जिसे बोलते हैं। अब वो आता कहाँ से है, सब आसपास से पाकिस्तान वगैरह में प्रिंट होके आ रहे थे। तो अब गवर्नमेंट को ये दिखता है कि भैया वहां से पैसा आ रहा है, वो उससे कर क्या रहे थे, हथियार खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे थे। जब गवर्नमेंट ने, आप देखो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जब गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करा तो वो सारी की सारी करेंसी बंद हो गई। यानी मान लो उसने 10 लाख करोड़ रुपए छाप के रखे हुए थे 500 और 1000 की डिनोमिनेशन के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, वो एकदम जीरो बन गए ना एकदम ही। तो उसकी वजह से क्या पड़ा, पाकिस्तान इकोनॉमी पे भी क्या पड़ा, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। ठीक है, टू टैकल करप्शन ड्यू टू द करेंसी अपहोल्ड, करप्शन को दूर करने के लिए ये किया गया। टू मेक आइडल मनी प्रोडक्टिव एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द करप्शन क्राइम। और ऐसी बहुत सारी आइडल मनी है जो पड़ी हुई थी बेकार। आइडल मनी बेकार कैसे पड़ी, अब आप कहोगे भैया आइडल मनी का मतलब होता है कि भैया बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास लाखों करोड़ रुपया क्या रखा हुआ था, संभाल के रखा हुआ, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहीं पे भी रोटेशन के अंदर नहीं आ रहा था। अभी आपको रिसेंट की बताता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या है, महबूबा मुफ्ती वगैरह जो वहाँ के पहले के, कह सकते हो जब तक जम्मू एंड कश्मीर में 370 नहीं हटाई गई थी तो उससे पहले उन्हीं का राज चलता था। अब गवर्नमेंट ने वहां पे भी बुलडोजर स्टार्ट करे हैं चलाने, तो उसके अंदर ये पता चला भैया उनकी लगभग 2 लाख हेक्टेयर, ठीक है, इतनी जगह है उनकी पर्सनल अपनी। समझ रहे हो, 2 लाख स्क्वायर हेक्टेयर कितनी जगह होगी, मतलब उसमें ये बताया गया है जो न्यूज के अंदर आया कि प्रॉपर जो पूरा बॉम्बे है, पूरा बॉम्बे जितनी जगह एक पर्सन की है वहां पे सिर्फ। और बॉम्बे अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है इंडिया के अंदर।
तो क्या है, ये सारी क्या है बेटा, एक तरीके से जमीनें कब्जा के रखी हुई हैं, इतना ही पैसा अपने पास संभाल के रखा हुआ है, तो इसको बाहर निकलवाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये चीजें अब उनको करनी पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। टू फाइट इन्फ्लेशन, दूसरा क्या हो रहा था बेटा, महंगाई बढ़ रही थी, उसको दूर करने के लिए टू प्रमोट अ कैशलेस सोसाइटी एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और ये कोशिश करेगी गवर्नमेंट से कि कैशलेस ट्रांजेक्शन, देखो आपने देखा होगा लास्ट 10 सालों में डिजिटलाइजेशन बहुत हुआ है, ठीक है, आप मैं सब पेटीएम पे बहुत ज्यादा आ गए हैं, फीस की बात कर लो तो मोर देन 50% फीस पेटीएम के थ्रू ही आ रही है, तो क्या हो रहा है, ये सब डिजिटलाइजेशन का पार्ट है, आप भी कहीं जा रहे हो चाहे 10 रुपए की चीज खरीद रहे हो, सीधा स्कैन करा, इजी क्या होगा, पैसे कैरी नहीं करने, ठीक है, आराम से कहीं पे भी जाओ पेमेंट हो जाती है, स्मूथली पेमेंट है, तो ये क्या है, कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कोशिश करी जा रही थी टू रिड्यूस टैक्स इवेजन, और गवर्नमेंट का ये भी कोशिश थी बेटा कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं लोग उनसे टैक्स लिया जाए, इसलिए उस पैसे को क्या निकाला गया, बाहर निकलवाया गया उनके थ्रू, ठीक है। फीचर्स क्या थे डीमोनेटाइजेशन के, कहता है डीमोनेटाइजेशन इज सीन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, कहता है ये जो डीमोनेटाइजेशन का मेजर था ये कौन लेके आया था, हमारे टैक्स डिपार्टमेंट लेके आया था, क्यों लाया था जी, cash that was there with the people from their income by performing a legal activities was instantly deposited in the bank in order to exchange against the new notes, कहता है जो लोग लीगल तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने तो भैया उनको तो डर लगा भी नहीं, उन्होंने क्या करा, सीधा पैसे लिए बैंक में जमा कराए और अपने पैसे एक्सचेंज करवा लिए। उस टाइम पे फंसा कौन सा बंदा बेटा, फंसा वो बंदा जिसका पैसा इलीगल था, ठीक है, टेंशन किसको हुई थी उस टाइम पे, लीगल बंदों को कोई टेंशन नहीं हुई, कह रहे थे ठीक है पैसा जाएंगे बैंक से चेंज करवा लेंगे, लेकिन जिनके पास 2 नंबर का ब्लैक मनी रखा हुआ था उनको ये टेंशन हुई कि भैया बैंक के पास जाके आपके नॉर्मल ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, महीने की 50,000 रुपए, अब आप सडनली बैंक के पास पहुंचते हो कि जी मेरा 1 करोड़ रुपया बदल दो, बैंक कहेगा पहले तो इधर ही आ जाओ तुम, भैया महीने के तो तुम 50,000 रुपए डाल रहे हो और सीधा 1 करोड़ रुपया चेंज कराने आ गए मेरे पास, तो यानी कहाँ से आया ये वाला पैसा, तो उस पर क्वेश्चनिंग करी गई है, ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ था, ये चीज करी गई, कहता बट पीपल विद द मनी अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज द ब्लैक मनी हैड टू पे टैक्सेस विद द पेनल्टी रेट एज देयर मनी वाज अनअकाउंटेबल, गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी वालों को भी मना नहीं किया था, उस टाइम में उन्होंने एक ऑफर निकाल दिया था, भैया जिसके पास भी काला धन है वो आके हमारे पास जमा कर दो और उसके ऊपर आपका जो टैक्स बनता था उसके ऊपर पेनल्टी के साथ क्या कर दो, वो टैक्स गवर्नमेंट को आप पे कर दो, लगभग मेरे ख्याल से 30 to 40% था, मतलब अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए है तो 10 करोड़ रुपए में से वो 4 करोड़ रुपए का क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, और बाकी के 6 करोड़ क्या बन जाएंगे, फिर उसके वाइट बन जाएंगे वो, ठीक है। It was also made clear by the government that demonetization was a change on their part, showing that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. गवर्नमेंट इससे ये दिखाना चाहते थे कि भैया आपका जो डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये इसलिए करा जा रहा है कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं या टैक्स नहीं भरते उनको भी अब क्या करना पड़ेगा, आगे टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आता है बेटा demonetization led to withdrawal of nearly 86% of the currency in circulation. As per the report of Income Tax Department, an undisclosed income over 9334 crores between November to February 2000 was reported। देखो कहता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था उसने ये वो पैसा दिखा रहा है जो उसके पास पता चला उसे, कितना 9,334 करोड़ रुपए ऐसा पैसा था जो कहीं पे भी काउंट नहीं था, मतलब इलीगल मनी के रूप में उसके पास सबमिट हुआ आगे, ठीक है, ये तो वो हो गया जो सबमिट हुआ। अब इससे कम से कम 10 20 50 गुना पैसा क्या था जो अभी भी सबमिट कर ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि करोगे तो भैया क्या करना पड़ेगा, आपको फंसना पड़ेगा, वहां पे आंसरेबल थे आप एक्चुअल के अंदर, ठीक है। कहता है इट प्रमोटेड द वेरिएबल सर्विस ऑफ लॉन्चिंग अ मास अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट द ब्लैक मनी, इट रिड्यूस द इनफॉर्मल ट्रांजिशन इन द इकोनॉमी, कहता है इससे क्या हुआ, ब्लैक मनी कम हुई और जो इनफॉर्मल ट्रांजेक्शन यानी इलीगल ट्रांजेक्शन थी वो भी इकोनॉमी में क्या हो गई, एक तरीके से कम होकर दिखी। Demonetization facilitates channelization saving into the formal financial system. As a result, some of the new deposit schemes offered by the bank continue to provide a base loan at a lower interest that can be used for launching a new profitable schemes. गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, डीमोनेटाइजेशन के थ्रू अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे एक जनधन योजना चलाई गई थी। जनधन योजना बेसिकली क्या थी, देखो गवर्नमेंट का भी फायदा था, लोगों का भी फायदा था। गवर्नमेंट का फायदा किस तरीके से था उसको समझते हैं पहले। यहां देखिए अब आप देखो बच्चे, जनधन योजना वो कह रहा है कि डीमोनेटाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं भी चलाई थी बेटा, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन भी प्रोवाइड कराया जिससे कि आप अपने काम कर सको।
एक उसमें से जनधन योजना थी। इसके बारे में समझो क्या था। इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया के अंदर जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उन सबको कहा कि आप अपने बैंक अकाउंट क्या करोगे, ओपन करोगे, जीरो बैलेंस पे, आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपने आधार कार्ड लेके आना है और आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। उस टाइम पे ये बताया गया कि लगभग लगभग बेटा इंडिया के अंदर 30 करोड़ अकाउंट खुले। ठीक है, बैंकिंग चैप्टर हम पढ़ ही चुके हैं भैया, सारा पैसा जाता कहाँ पे है, बैंक। बैंक क्या करता है, आगे यूज करता है फिर उसको। अब 30 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोल लिया। गवर्नमेंट ने कहा कि इसके अंदर मिनिमम आपको 100 रुपए जमा करने हैं। ठीक है, 30 इंटू 100 भी कर दोगे ना तो ये हो जाते हैं बेटा 3000 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट के पास एक स्कीम से कितने आ गए, 3000 आ गए। अब मैं ऑन एन एवरेज मान के चलता हूँ, 100 रुपए तो एक मिनिमम सा अमाउंट हो गया। हम मान के चलते हैं कि सबका एवरेज कर लो, कोई 5000 जमा कर रहा होगा, कोई 10,000 कर रहा होगा, कोई 500 कर रहा होगा, कोई 1000 कर रहा होगा। मैं एक बहुत ही मिनिमम एवरेज ले लेता हूं कि इन 30 करोड़ लोगों ने सिर्फ 1000 रुपए ही जमा करे। 30,000 करोड़ ये गवर्नमेंट पे अमाउंट आ गया उठ के। समझ रहे हो, ये अमाउंट कौन सा है, वही बैंकिंग सिस्टम पड़ा तो बैंक में ही रहेगा ना। कौन यूज कर सकता है, बैंकिंग प्रणाली हमारी यूज कर सकती है। तो ये एक स्कीम्स निकाली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि सबको बोला गया कि आप अपने अपने अकाउंट खुलवाओ, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपके बैंक अकाउंट में काफी सारी चीजें, ऑप्शन दिए गए, जैसे फार्मर्स को दिया जाता है कि 2000 रुपए आएंगे, विडोज पेंशन आती है, ओल्ड एज पेंशन आती है। तो सब लोगों ने क्या करा बेटा, वहां पे जाके फिर अकाउंट खुलवाने स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा डीमोनेटाइजेशन आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग अ लेस कैश इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी बाय ब्रिंगिंग इन अंडरस्टैंडिंग विद इन द जनरल पीपल, channeling more savings to the formal financial system and improving tax compliance that would improve more chances of cash-light economy. This would help in introducing a formal economy in our country. आपको अगर याद होगा बेटा, जो आज आप सबसे फेमस चीज यूज कर रहे हो, ठीक है, जो हम किसी की भी बात करें, हम पेमेंट कहीं से भी करते हो, हम सबसे पहले नाम कौन सा आता है हमारे दिमाग में, इसके रीजंस थे अपने। ठीक है, ये भी ऐसे बिजनेसमैन नहीं बना या इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी। आप कभी भी इसकी ना डिटेल पढ़ना, ये कब आया मार्केट के अंदर भैया, 2016 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना। जस्ट उससे मेरे को जहां तक याद है 3-4 महीने पहले से ही पेटीएम के एड्स आने स्टार्ट हो गए। पेटीएम हमारे पास भी आया, अपने स्टिकर्स देके गया, लोगोस देके गया, क्यूआर कोड्स देके गया। यानी 4-5 महीने से पहले क्या हो चुका था, ये एक्टिव हो चुका था। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है जिससे कि तुम्हारा यूज बहुत बढ़ेगा। हुआ क्या भैया, वही है, देखो बिजनेस का एक पॉइंट होता है जिसके अंदर बिजनेस आपने पढ़ा हो तो उसमें बोला जाता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब जो मार्केट के अंदर जरूरी है, अगर उसे लेके आप पहले पहुंच जाते तो आप सबसे बड़े बिजनेसमैन हो। तो हुआ क्या, इधर हुआ डिमोनेटाइजेशन। उस टाइम पे ऑनलाइन या फिर यूपीआई करने के लिए एकमात्र साधन क्या था हमारे पास, पेटीएम। सब कहां पहुंच गए भैया, पेटीएम पेटीएम पेटीएम। 6 महीने के अंदर तो पेटीएम ऐसे हो चुका था बच्चे बच्चे की जुबान पे, पेटीएम है पेटीएम है, और सब दुकानों पे, सब घरों में। तो क्या हुआ, इसीलिए क्या बना, ये इतना बड़ा ब्रांड बन गया आज की डेट में। समझ आ रहा है। तो ऐसे एक्टिविटीज नहीं होती है, प्रॉपर प्रॉपर काम किया जाता है। देखो ऐसी ऐसे मिथ्स भी आए थे, मैंने आपको 11 में क्लियर करा था। ये जियो ने उस टाइम पे स्कीम निकाली थी कि आप आधार कार्ड लेके आओ, ठीक है, और आपको जियो सिम क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी, 3 महीने का रिचार्ज फ्री, ये फ्री वो फ्री। ये भी डिमोनेटाइजेशन के आसपास किया गया। उसके बाद जब अदर राइवल पार्टीज थी या जो इनके अपोजिशन लीडर्स थे, बीजेपी के हो गए या किसी के भी अगेंस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पूरा ये बताया कि भैया रिलायंस के अंदर लगभग बताया जा रहा है एक एग्जांपल के तौर पे कि भाई 10 करोड़ आधार कार्ड पहुंच गए। 10 करोड़ लोगों ने सिम ले लिए भैया, फ्री में मिल रहा है। अब 10 करोड़ आधार कार्ड, एक आधार कार्ड पे उस टाइम पे 4000 रुपए दिल रहे थे, जो व्हाइट में कन्वर्ट होके मिल रहे थे। अगर आप बैंक जा रहे थे ना तो आपको आधार कार्ड शो करना था और 4000 रुपए आपको कन्वर्ट होके 2000 के नोट मिल जाते थे। तो ये बताया गया कि उस टाइम पे जितने भी आधार कार्ड की कॉपीज इनके पास गई, उससे इन्होंने करा क्या, एक्चुअल में कन्वर्ट कराया क्या, उसको मनी के अंदर कन्वर्ट करा लिया अपने पास, व्हाइट मनी हो गई इनके पास। अब बेटा 10 करोड़ इंटू 4000 भी देखोगे, अमाउंट जाएगा कहीं और। ये लोग जिस लेवल पे काम करते हैं ना बेटा, वो सोचना ही हमारे लिए अलग लेवल है। उनका तो काम करना है। और उसी टाइम पे जो आपके गवर्नर थे या फिर जो कह सकते हो कि प्रेसिडेंट होते हैं आरबीआई के, उसको चेंज करा गया। वो भी किसका था, अंबानी की फैमिली से बनाया गया किसी को।
तो ये क्या होता है, बहुत बड़ा बिजनेस स्केल चलता है। ऐसे ही नहीं वो टाइकून्स बड़े बड़े हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है मोदी जी तो चला ही रहे हैं, लेकिन मोदी जी भी सिर्फ बातों से नहीं चला पाएंगे। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, पैसे की जरूरत पड़ेगी। डेवलपमेंट के लिए कौन प्ले करता है रोल, टाटा अंबानी यही तो रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी भी अपनी क्या होती है इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंस बनाई गई है इन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद आओ आगे, कहता है व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ करेंसी। कहता है डीमोनेटाइजेशन कहां, बोलो बेटा, बी, स्ट्रिपिंग करेंसी ऑफ इट्स लीगल स्टेटस एंड रिप्लेसिंग इट। ठीक है, उसकी जगह कोई दूसरी करेंसी लेके आ जाना। दूसरा है व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डीमोनेटाइजेशन, अफेक्टिंग व्हिच करेंसी डीमोनेटाइजेशन। नवंबर 8 2016 500 और 1000 के नोट बंद करे गए। व्हाट वाज द वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। कहता है डीमोनेटाइजेशन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था भारत के अंदर। सी, कॉम्बैटिंग करप्शन एंड टैक्स इवेजन, यानी टैक्स की चोरी को खत्म किया जाए। What percentage of currency in circulation was withdrawn as a result of demonetization in India? 86% करेंसी क्या कर ली गई थी उस टाइम पे, इकोनॉमी से विड्रॉ कर ली गई थी। How did demonetization impact the formal financial system in India? कहता है it channelized the saving into a formal financial system। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब जो हमारी इकोनॉमी के अंदर आज की डेट में नोट चल रहा है वो 2000 रुपए का है। तो क्या ये इंडिया के इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे बड़ा नोट है अब तक का? नहीं। कितना था सबसे बड़ा नोट? 10,000 का। 10,000 का नोट एक बार इंडिया में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसको बताया जाता है 1 महीना भी नहीं चलाया गया था। उसे 1 महीने से पहले पहले ही क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। उसका रीजन समझो। अभी बीच में न्यूज आई थी, न्यूज आई नहीं थी, एक्चुअल में वैलिड है, 2000 भी खत्म हो चुका है, पता नहीं चलने दिया, लेकिन गुपचुप करा इस बार, क्योंकि डंडे पड़ जाते गवर्नमेंट पे भी कि तुमने मजाक बना रखा है। उन्होंने क्या करा, बैंक में जो 2000 का नोट गया वो वहां से वापस दिया, गायब। दिख रहे हैं कहीं पे 2000 के नोट आज के डेट में गायब हो गए। लेकिन अब उन्होंने अनाउंस नहीं करा, उन्होंने गायब ही कर दिया धीरे धीरे करके। अब लेकिन प्रॉब्लम समझो, ऐसा करा क्यों जाता है, ये गवर्नमेंट ना पॉलिसीज होती है बेटा, इसके पीछे ना बहुत बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, समझो कैसे। ये इसलिए किया जाता है बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को। जितने बड़ी करेंसी के नोट्स होंगे आपके पास, ठीक है, समझो इसको ऐसे, भैया आपके पास 100 रुपए का नोट है, आपको 1 लाख रुपया चाहिए, तो 100 के अगर 1 लाख चाहिए तो आपके पास एक गड्डी होगी 100 नोट होगी। 10 लाख के लिए आपको 10 गड्डी रखनी पड़ेंगी जेब में। 500 का नोट है, एक गड्डी होती है 50,000 रुपए की, 2 गड्डी में हो गए तुम्हारे 1 लाख रुपए सीधे सीधे। समझ रहे हो बात को? जितना बड़ा नोट होगा, अब आ जाओ 2000 के नोट में, तो 2000 में तो एक गड्डी 2 लाख रुपए की है, ठीक है, तो 10 गड्डी, 5 गड्डी रखी आपने, कितने हो गए आपके? 10 लाख रुपए हो गए। तो जितना बड़ा, अब 10,000 का जब नोट था तो भैया 10,000 ने तो और ही कमाल कर दिया, एक गड्डी 10 लाख, मतलब एक गड्डी जेब में डालो 10 लाख रुपए, मतलब चलता फिरता बंदा 60-70 लाख अपने वही संभालेगा। ठीक है ना, किसी भी चौबे में डाल लो, 70-80 लाख रुपए लेके बंदा ही चल रहा है सड़क के ऊपर। तो बेसिकली ब्लैक मनी क्या होती है बेटा, इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पैसे को छुपाना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बड़ी करेंसी के अंदर। इसीलिए अब इस 2000 के नोट को भी क्या कर दिया गया, धीरे धीरे करके गायब कर दिया गया, छोटी डिनोमिनेशंस पे आया जा रहा है अब यहाँ पे। समझ आई इसका लॉजिक क्या है? ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा दुख तुम्हारी मम्मियों को ही हुआ था, वो मैं समझ सकता हूँ। इधर आ जाओ, सारी सेविंग्स निकल गई थी उनकी, है ना। अब इसके बाद आते हैं बेटा यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, हमने अकाउंटेंसी में तो पढ़ा है थोड़ा थोड़ा 11th में। अब इसे समझते हैं ये है क्या। कहता था गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी इज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स दैट इंटीग्रेटेड ऑल इनडायरेक्ट टैक्स विद इन द इंडियन इकोनॉमी। देखो पहले क्या होता था बेटा, इंडिया के अंदर ना वैट चलता था, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। सेल टैक्स अलग होता था, एक्साइज ड्यूटी अलग होती थी, इंपोर्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। वो चीज के प्राइस को ना बहुत ज्यादा हाई कर देते थे, और उसके अंदर क्या होता था, अलग अलग टैक्स डिपार्टमेंट्स होते थे, कोई किसी टैक्स की चोरी कर रहा है, कोई टैक्स पे कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा क्या था, एक तरीके से खिचड़ी मची हुई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, वो सारा टैक्स स्ट्रक्चर हटाया और उसकी जगह एक सिंगल टैक्स पुट कर दिया जीएसटी के नाम से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा आपको किसी चीज पे कोई और दूसरा टैक्स नहीं देना होता, एक सिंगल टैक्स बन गया हमारा क्या, जीएसटी। ठीक है, कहता था जीएसटी एक्ट वाज पास्ड ऑन 29 मार्च 2017 इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। The idea behind it was to replace the multiple layer of taxation with one tax GST। इनका आइडिया क्या था कि जो बहुत सारे टैक्सेस चल रहे हैं उस सबको हटा के उसकी जगह पे क्या लेके आया जाए, एक सिंगल टैक्स जीएसटी लेके आया जाए। इट हैज रिप्लेस 17 इनडायरेक्ट टैक्स, देखो कितने आए, 17 इनडायरेक्ट टैक्स, 9 स्टेट टैक्स लेवल थे और 8 सेंट्रल टैक्स थे, 23 सेस of the states and center that existed earlier, including central excise duty, service tax, value added tax, luxury tax, etc. The aim behind implementing the GST Act was one nation, one tax.
When GST was implemented, 1300 goods and 500 services was taken into the consideration. तो इसमें 1300 क्या रखे गए, गुड्स रखे गए, और 500 सर्विसेज को किसके अंदर डाला गया बेटा, एक तरीके से जीएसटी एक्ट के अंदर डाला गया। ठीक है, अब देखो 3 तरीके का टैक्स होता है बेटा, 3 तरीके के टैक्स में समझ लो भाई। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अब समझना, इसको थोड़ा इस तरीके से समझो आप। ये देखिए इधर कहता है सीजीएसटी, जीएसटी लिवाइड बाय द सेंटर ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। देखो मान लो किसी चीज पे 18% का जीएसटी है, ठीक है, तो इसका बेटा 9% हिस्सा किस पे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 9% हिस्सा किस पे जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद आता है बेटा एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल लिवाइड ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। इन अदर टर्म्स आईजीएसटी इज द टोटल ऑफ द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। समझना इसको क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे ध्यान से। बेसिकली हुआ क्या बेटा, यहाँ पे 9% चला गया। एक सेल होती है इंटरस्टेट, एक होती है इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट मतलब आप दिल्ली से दिल्ली के अंदर काम कर रहे हो, तो दिल्ली से दिल्ली में काम कर रहे हो तो आपका सीजीएसटी अलग लगेगा, एसजीएसटी। अब मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, बाहर, तो मैं वहां पे सीधा क्या पे कर दूंगा, आईजीएसटी पे कर दूंगा। आईजीएसटी है क्या, आईजीएसटी इज अ समेशन ऑफ एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड टैक्स है ये। इसका मतलब जिस स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ ना, वो स्टेट अपने आप बांट देगी उसको सेंट्रल के बीच में और स्टेट के बीच में, वो हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 3 स्ट्रक्चर्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं टैक्स के, अब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द जीएसटी। कहता है सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, कहता है बेसिक एम ऑफ जीएसटी टू इज रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस विद अ सिंगल टैक्स एंड मेक द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। कहता है मेन एम हमारा ये था कि जो अलग अलग प्राइसेस हैं चीजों के, या अलग अलग हमने टैक्सेस लगाए हैं, उन सबको कंबाइन करके एक टैक्स बनाया जाए, जिससे कि चीजों के प्राइस भी क्या हो सके, कॉमन हो सके। However, in doing so, some goods or services became cheaper while some became costly. अब इसमें हुआ क्या बेटा, हर चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं, तो कुछ चीजें तो क्या हो गई इसके अंदर सस्ती हो गई, और कुछ चीजें क्या हो गई बेटा इसके अंदर फिर महंगी हो गई। कहता है इफेक्ट ऑन द प्राइस, कहता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज मेड लग्जरी गुड्स कॉस्टलियर एंड गुड्स मैन्युफैक्चर फॉर द मास कंजप्शन चीपर। प्राइस पे इफेक्ट कैसे पड़ा, लग्जरी गुड्स जैसे परफ्यूम, गाड़ियां, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, ये सब क्या हुए उस टाइम पे महंगे हुए, लेकिन जो खाने पीने की चीजें थी वो क्या हो गई उस टाइम पे फिर सस्ती हो गई। कंजप्शन बेस्ड टैक्स, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज नॉट रिसीव्ड बाय द स्टेट इन विच द गुड्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बट बाय द स्टेट इन विच गुड्स और सर्विसेज हैव बीन कंज्यूम्ड। गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया, मान लो असम है, असम के अंदर चाय पत्ती की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो गवर्नमेंट ने कहा यहाँ चाय पत्ती पे आप कोई टैक्स, क्योंकि आप इसके क्या हो, प्रोड्यूसर हो, सिर्फ जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर टैक्स देगा। तो इसे बोलते हैं कौन सा टैक्स, कंजप्शन बेस्ड टैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंजप्शन बेस्ड। फिर आता है इनवॉइस मैचिंग, कहता था इनवॉइस मैचिंग मैकेनिज्म विल बी एडेड टू द इंडियन जीएसटी। इट मींस दैट व्हेन डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई filed in by the buyer match the details of the outward supply filled in by the supplier, then only the input tax credit of purchased goods or services will be available to them. Besides, GST is self-regulated mechanism as it keeps a check on tax evasion and tax fraud, also brings more business to the formal economy. देखो इसका मतलब समझो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने बेटा जीएसटी में मान लो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है ना, तो जब आप कुछ गुड्स परचेज करोगे तो आप उस पर जीएसटी पे करोगे ना, तो इसे बोलते हैं हम आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं, आपने तो पे करा तो आपके लिए आउटपुट बन गया, लेकिन सामने वाले दुकानदार ने आपको क्या करी है बेटा, वहां पे सेल करी है, तो उसके पास टैक्स आया होगा, तो उसके लिए क्या बन गया, ये इनपुट। क्या बन गया ये, गवर्नमेंट चेक कैसे करती है, भैया मैंने यहाँ पे 100 रुपए का आउटपुट जीएसटी पे करा था किसी चीज पे, तो भैया इसके पास इनपुट भी कितने का होना चाहिए यहाँ पे, तो यानी ट्रांजैक्शन वैलिड हुई है। ठीक है, अगर आप अपनी वैलिड ट्रांजैक्शन शो नहीं करोगे तो क्या होता है बेटा, कई बार आउटपुट के मुकाबले ना इनपुट ज्यादा होता है आपके पास, यानी बचा हुआ ज्यादा होता है, तो आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो, वो आपको मिल जाता है कैश के अंदर। ठीक है,
लेकिन वो कब कर पाओगे, जब आप पूरी ट्रांजेक्शन्स को क्या कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को शो कर पाओगे। हमने ये 11 में पढ़ा भी है कि हाउ टू एडजस्ट आउटपुट विद द इनपुट, ठीक है। लेकिन कंडीशन फिर से बोल रहा हूं क्या है, जब तक आप इस टैक्स को पूरे तरीके से अच्छे से गवर्नमेंट को नहीं डिटेल में दोगे तब तक आप इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं ले सकते। आप देखो आज की डेट में क्या होता है, अमेजोन पे आता है ना कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप गुड्स परचेज करो। एग्जाम्पल समझना, एक आपने 1 लाख रुपए का कोई फोन लिया, उस पर 18% टैक्स है, कितने हो गए बेटा, 18,000 रुपए। अब आप क्या दे रहे हो वहां पे, परचेज के आउटपुट दे रहे हो उसको, आपने आउटपुट दे दिया तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आउटपुट जीएसटी बढ़ा 18,000 रुपए का। अब जैसे ही आपके पास कहीं से इनपुट आएगा वो उसके साथ क्या होगा, मैच करना चालू करेगा। अब मान लो 18,000 का तो आपके पास आउटपुट पड़ा है, आपने सेल करी 3,000 रुपए की, 4,000 रुपए की, 4,000 रुपए की, तो 4 और 4 8 और 3 कितने हो गए, 11। तो इस 18 में से इस 11 को क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। अभी भी कितने बच गए मेरे पास, 7,000। तो इस तरीके से क्या चलती रहती है, आउटपुट और इनपुट की एडजस्टमेंट चलती रहती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे देगी। तो अब कहीं ना कहीं आप देखो ये 18,000 रुपए बेनिफिट ही तो दे रहे हैं, क्योंकि आपका आउटपुट क्या हो रहा है, उससे एक तरीके से इनपुट से कैंसिल होता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब बहुत डिटेल में जाओगे तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है फिर ये समझना जीएसटी अपने आप में। अब आओ इसके बाद एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर, कहता था रिसेंटली इंप्लीमेंटेड जीएसटी लॉ इंक्लूड्स द फीचर्स ऑफ एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर। As the name suggests, the anti-profiteering measure prevent the companies from making a excess profit. यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया है कि बेटा जो लोग हैं ना या कंपनीज हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकती हैं। उसको कमाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, विदाउट जीएसटी, यानी 2 नंबर से ही काम करना पड़ेगा, इलीगल वाला। According to the rule of anti-profiteering, the benefit increased input tax credit and decreased GST tax rate should reach the customer in the form of reduced price of the goods and services. कहता है कि मान लो अगर गवर्नमेंट ने या किसी कंपनी ने टैक्स रेट बढ़ाए हैं तो गवर्नमेंट उसका टैक्स कम कर देगी, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका इंपैक्ट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को मिलेगा, कि कंज्यूमर के लिए गुड्स क्या हो जाएंगे वहां पे, सस्ते होके मिलेंगे। कहता है दीज प्रोविजन आर एफिशिएंटली मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द एनएए, नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। इतना इसे डिटेल में पढ़ो ही मत अभी आप, ठीक है। अब ये देखो बेटा, व्हेन डिड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लेके आया गया था बेटा, जुलाई 2017 के अंदर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी का क्या था बेटा, रिप्लेसिंग मल्टीपल टैक्सेस विद अ सिंगल टैक्स। विच टाइप ऑफ जीएसटी इज लिवाइड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्टेट इन इंडिया। भाई स्टेट कौन सा करेगी, एसजीएसटी करेगी। व्हाट डज द इनवॉइस मैचिंग मैकेनिज्म इन जीएसटी एम टू प्रिवेंट, कहता है जो इनवॉइस मैचिंग मैकेनिज्म था उसका मेन काम क्या था, टैक्स इवेजन और फ्रॉड्स को, चोरी को बचाना, ये क्या था उसका मेन मोटिव था। व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर मैंडेटरी जीएस रजिस्ट्रेशन इन इंडिया फॉर मोर देन स्टेट्स, ये इसके अंदर आया होगा, रुक जाओ, ये रहा। कहता है इट इज मैंडेटरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विद एन एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग द 40 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर टू रजिस्टर अंडर अ जीएसटी। However, this limit is set 20 lakh for the northern, eastern and hilly state special categories, ठीक है। वैसे 40 लाख है, लेकिन जो नॉर्थन एरियाज हैं उसके हिली एरियाज के अंदर 20 लाख की लिमिट है। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर वापसी। कहता है व्हाट एग्रीगेट टर्नओवर है, तो बेटा कितना है इसके अंदर, मोस्ट ऑफ द स्टेट में कितना है, 40 लाख है आपका, ठीक है।